कल हमने गवर्नर जनरल को स्टार्ट कर लिया है टॉपिक, आज हमारा उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। कल हमने वारेन हेस्टिंग को पढ़ा है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हम आज कल वारेन हेस्टिंग को पढ़े थे और आज कॉर्नवालिस को पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका कुछ इसने ऐसे काम किए हैं जो वास्तव में चेंजेस लेके आए हैं, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं। उसके बाद हम कहें सिविल सर्विस को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला कॉर्नवालिस ही है, ठीक है। उसका रिवेन्यू साइड में हम देखते हैं कि रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू में भी ज़मीन से रिलेटेड इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए हैं, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड। क्यों इसको कॉर्नवालिस कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बहुत ऐसे मेजर चेंजेस लाए हैं, सेट ऑफ चेंजेस हम कह सकते हैं, उसको सेट ऑफ चेंजेस कहते हैं, लेके आए हैं कौन? कॉर्नवालिस, जिसके कारण हम इसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा है? कल हमने वारेन हेस्टिंग को पढ़ा है। वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या? तो वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1772 से लेकर 85 तक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं थोड़ा सा कि वारेन हेस्टिंग को कल हमने पढ़ा है। किसको पढ़ा है? वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। वारेन हेस्टिंग, इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 1772 से लेके 85 तक। इसको हमने क्या बताया था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही बनता है, ठीक है। इससे पहले जो पद था उसे क्या कहा जाता था? जो पोस्ट था उसे कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद आता है मैकफर्सन, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे हम मैकफर्सन। लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत कम है। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1785 से लेके 1785 से 86, मात्र 1 साल तक रहता है। और मैकफर्सन का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे हमको मैकफर्सन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो आता है, ठीक है, फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और थर्ड जो आता है इसे ही आज हम पढ़ेंगे। और ये कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या है? 1786 से लेके 93 तक। यहाँ 93 देख रहे हैं, 1700, ये 93, 1793। इससे कुछ याद आ रहा है? इससे क्या याद आ रहा है? जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था को कौन इंट्रोड्यूस करता है? यही कॉर्नवालिस है, ठीक है। कॉर्नवालिस, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, हिंदी में हम क्या कहते हैं? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे ही सनसेट लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। सनसेट लॉ, ठीक है। किसे कहा जाता है? परमानेंट सेटलमेंट को। और इसे कुछ और कहा जाता है, ठीक है। इसी में कहा जाता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म मतलब जमीन का जो मालिक, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म मतलब क्या? जमीन का मालिकाना हक। यहाँ पे एब्सेंटी आगे इसमें हम बताएंगे आज कि क्या वो है, ठीक है। ये कहा जाता है। इस कॉर्नवालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉर्नवालिस और क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसे कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। आप जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और सिविल सर्विस की तैयारी करना वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि इसका ऐसा सिलेबस है, इसका सिलेबस हम कहें तो इसका सिलेबस इतना यूनिक है, और सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उससे इसका सिलेबस काफ़ी अलग है, ठीक है। ये आपको हर एक चीज़, हर एक एंगल से आपको बताता है कि आपको हर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मालूम होना चाहिए, राजनीतिक एक व्यवस्था आपको मालूम होना चाहिए, आर्थिक रूप से आपके पास एक समग्र, एक इंक्लूसिव नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको करता है। आर्ट एंड कल्चर में, कला और संस्कृति में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें आपका एक अच्छा वास्ट कवरेज ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका मोरल वैल्यूज जो होते हैं, नैतिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मोरल नॉलेज, एजुकेशन, एथिक्स, ठीक है, नैतिकता क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है। उसके बाद केस स्टडी भी हमको करना होता है कि केस स्टडी, मान के चलिए आपको कहीं का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, उसके बाद कहीं कोई ऐसी आपदा आ जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में बिना पैनिक हुए आप किस तरीक़ा से उसे मैनेज करेंगे, दैट इज़ द केस स्टडी। वो काफ़ी GS पेपर 4 है, उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एक अलग से पेपर ही है। GS पेपर 4 है ही एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड।
तो ये सब क्या है, ये दिखा रहा है कि आप तैयारी सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, मतलब आप एक बार जरूर आपको हर एक पॉइंट को टच करना होगा सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान। और इसके फादर किसे कहा जाता है, तो यही कॉर्नवालिस को इसका फादर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो कॉर्नवालिस शुरू कर दी हैं, इसे सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, कॉर्नवालिस क्या करता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। हिंदी में क्या होगा, शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण क्या है, शक्ति, सेपरेशन ऑफ पावर किसके किस में, तो कोर्ट्स। ठीक है, जो दीवानी कोर्ट्स और निजामत कोर्ट्स को स्थापित करता है, निजामत कोर्ट्स को स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे अभी सेपरेशन ऑफ पावर। उसके बाद क्या बताए, तो हम बताए कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट है इसका, किसका, कॉर्नवालिस का लैंड रिवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट यही लेके आता है। उसके बाद और क्या बताए, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। और आप जो देखते हैं कि पटना में जो गोलघर है, ठीक है, पटना में गोलघर वो किस गवर्नर जनरल के टाइम में बनता है। ठीक है, काम क्या था उस समय में, तो जो ग्रेट बंगाल में जो ग्रेट फेमाइन आता है, कब आता है, 1770 में। ठीक है, 1770 का जो बंगाल फेमाइन है, ठीक है ना, बंगाल फेमाइन, इसमें कहा जाता है कि 1/3 पॉपुलेशन डाइड, 1/3 पॉपुलेशन की मृत्यु हो जाती है इस फेमाइन, मतलब क्या, अकाल भूखमरी के समय में 1/3। तो इसके बाद क्या होता है कि पटना में एक गोलघर बनाया जाता है अनाज के भंडारण के समय में, और वो किसके समय में बनाया जाता है, तो यही कॉर्नवालिस उस समय में रहता है, इसी के समय में बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। क्या है हमारा कॉर्नवालिस कोड, क्या है कॉर्नवालिस कोड, क्यों पहले ही बता दिए कि कॉर्नवालिस कोड इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ चेंजेस लाता है, मेजर सेट ऑफ चेंजेस। ठीक है, भारतीय व्यवस्था में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, जुडिशियरी हो, न्यायिक एक व्यवस्था हो, इस सब में एक इम्पॉर्टेंट चेंज लेके आता है, इसी के कारण हम इसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। बहुत कम, ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग से अगर तुलना करें तो इसका टाइम पीरियड कम है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस। उसके बाद एक और क्या है, तो कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में भी इसका योगदान है। आर्ट एंड कल्चर में क्या, लिटरेचर में क्या योगदान है, तो इसके समय में 1791 में क्या होता है, तो 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। करता कौन है, जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की 1791 में स्थापना करता है, और उसमें गवर्नर जनरल कौन है, तो कॉर्नवालिस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये क्या करता है, सेपरेशन ऑफ पावर कर देता है, सेपरेशन ऑफ पावर इन जुडिशियरी। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था में सेपरेशन ऑफ पावर क्या कैसे है, तो सिंपली हम समझेंगे, कैसे समझते हैं वो देख लेते हैं। एक साइड हम देख लेते हैं रिवेन्यू साइड, ठीक है, रिवेन्यू, और एक साइड हम क्रिमिनल साइड देख लेते हैं। ठीक है ना, क्रिमिनल साइड। सबसे जो रिवेन्यू साइड में इसने 4 लेवल, जो कोर्ट है, कोर्ट को 4 लेवल में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है, आगे चल के हम और बताएंगे इसमें कि दरोगा, ठीक है, को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है, दरोगा का पद किसके समय में सृजन होता है, कॉर्नवालिस के समय में। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम आज एसपी कहते हैं, जो कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करने के बाद अगर आईएएस नहीं तो आईपीएस मिलता है, जब आईपीएस आपको मिलेगा तो आप एसपी बनिएगा। ठीक है, तो वो जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो कौन स्टार्ट करता है, कॉर्नवालिस उस पद को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या, रिवेन्यू साइड में 4 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स है, इसमें भी वही है, 4 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट है। रिवेन्यू साइड में जो सबसे लोएस्ट लेवल है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मुंसिफ अदालत। क्या कहते हैं, मुंसिफ अदालत। जो पहला लेवल है वो क्या है, मुंसिफ अदालत। ठीक है, उसके बाद का जो लेवल है, सेकेंड लेवल है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और जो थर्ड लेवल है उसे कहा जाता है प्रोविंशियल दीवानी अदालत। क्या हम लिखे यहाँ पे, प्रोविंशियल दीवानी अदालत। 4 जगह स्थापित किया, कहाँ, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, 4 जगह प्रोविंशियल दीवानी अदालत स्थापित होता है। और इसके ऊपर, सबसे ऊपर जो है, ठीक है ना, वो होता है सदर दीवानी। ठीक है, ये क्या है, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अपील है,
क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं रिवेन्यू साइड में हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर इन जुडिशियरी, न्यायिक व्यवस्था में जो शक्ति का पृथककरण है, अलग करना है, उसको हम पढ़ रहे हैं रिवेन्यू साइड। ये हाईएस्ट लेवल सदर दीवानी, ये हाईएस्ट अपीलेट बॉडी है, ठीक है, अपीलेट बॉडी, हाईएस्ट अपीलेट बॉडी क्या है, सदर दीवानी, सबसे लोएस्ट क्या है, मुंसिफ अदालत, ठीक है, और यहाँ पे प्रोविंशियल दीवानी अदालत। और यहाँ इस अब हम क्रिमिनल साइड में देख लेते हैं, ठीक है, कि क्रिमिनल साइड में क्या है, ये तो हो गया आपका रिवेन्यू साइड और ये है क्रिमिनल साइड। इसमें जो सबसे लोएस्ट लेवल है, ठीक है, सबसे लोएस्ट लेवल इसे हम कहते हैं तालुका या फिर तहसील अदालत, तालुका या फिर तहसील अदालत, ठीक है, तालुका या फिर तहसील अदालत। जो इसके बाद है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट निजामत कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट निजामत कोर्ट, ये सेकेंड है। और इसे हेड कौन करता है, आगे फिर थोड़ा सा और पहले देख लेते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट निजामत अदालत। उसके बाद क्या है, प्रोविंशियल निजामत कोर्ट, ठीक है, प्रोविंशियल निजामत कोर्ट। और जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वो क्या है, यहाँ पे हम यहाँ फिर इसमें भी है कि प्रोविंशियल निजामत कोर्ट, ये कहाँ, तो 4 जगह, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद एंड कहाँ, पटना, ठीक है। और जो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हेड कौन करता है, तो सबसे जो ऊपर वाला है तहसील हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद प्रोविंशियल हो गया और उसके बाद हो गया सदर निजामत, ठीक है, सदर निजामत, ठीक है, सदर ये हाईएस्ट है क्रिमिनल साइड में, हाईएस्ट अपीलेट बॉडी क्रिमिनल साइड में कौन है, और इसे जो हेड करता है, ये हेड करता है हेडेड बाय गवर्नर जनरल, ठीक है, हेडेड बाय गवर्नर जनरल, किसे, सदर निजामत को, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्रोविंशियल निजामत, इसे डिस्ट्रिक्ट निजामत, इसे जो हेड करता है इसी को कहा जाता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यही हो गया। एसपी का पद यहाँ से सृजन होता है, ठीक है, एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट निजामत कोर्ट की कौन करता है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉर्नवालिस कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले देख लिए, हेडेड बाय गवर्नर जनरल। अब ये जो 4 प्रोविंशियल निजामत कोर्ट है और इसमें 4 जो वो प्रोविंशियल दीवानी कोर्ट है, वो कौन कौन जगह इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन कौन है, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ठीक है, और पटना, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना, यही चारों इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देख लिया कैसे सेपरेशन ऑफ पावर इन जुडिशियरी कौन लेके आता है, कॉर्नवालिस लेके आता है, ठीक है। इसके आगे हम क्या देखते हैं, तो इसके आगे हम देखेंगे उसका रिवेन्यू साइड, ठीक है, कि जो जमींदारी व्यवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास आपको सिर्फ, हम पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं को पास करने के लिए इतिहास को नहीं पढ़ना है। इतिहास से हम देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर हम कोई व्यवस्था है, अगर कोई व्यवस्था को डेवलपमेंट, हमको विकास चाहिए, तो वो व्यवस्था बिना सोचे विचारे अगर कोई व्यवस्था को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और पहले उसके बारे में हम हर एक प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं, ठीक है, तो विदाउट रनिंग एफिशिएंटली, हम जब तक व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसको रन नहीं कर पाएंगे एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसलिए भी इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीते हुए समय में जो व्यवस्थाएं किस तरीका से चेंज हुई हैं, ठीक किस तरीका से चेंज व्यवस्था में बदलाव आया है, इन्वायरमेंट में बदलाव है, उसके लिए भी इतिहास को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आगे अब क्या बात करेंगे, अभी बात करेंगे थोड़ा सा, हम देख लेते हैं किसको, तो एक पॉइंट सिंपल है, एक पॉइंट लिख लो, इसको लिखा देते हैं क्या, कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे कहा गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो नोट देके क्या लिखना है, नोट देके, ठीक है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज,
बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस समय इंडियंस के लिए ये नहीं था, इंडियंस कुड नॉट पार्टिसिपेट, वहाँ पे नहीं कर सके, ठीक है। ये उस समय यूरोपियंस के लिए था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बट ओनली फॉर यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियंस के लिए था। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिवेन्यू साइड में, ठीक है ना, जो रिवेन्यू साइड में लैंड रिफॉर्म लेके आता है, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका है? कॉर्नवालिस का है। तो कहा जाता है क्या कि इंट्रोड्यूस्ड क्या इंट्रोड्यूस करता है? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। इसे और क्या कहा जाता है? जमींदारी व्यवस्था। इसे क्या कहा गया? परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी व्यवस्था। और इसे कहा क्या गया? इसी को कहा जाता है सनसेट लॉ, ठीक है ना, सूर्यास्त का कानून। सनसेट मतलब क्या है? सूर्यास्त का कानून। पढ़ेंगे क्या होता है। और उसके बाद अबसेंटी लैंड लॉर्डिज्म, ये सब किसके कहा गया? तो यही परमानेंट सेटलमेंट को। इसका इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोड्यूस कब होता है, तो यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है कि ईयर क्या है? साल 1793 में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। इससे पहले का हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि उस समय लैंड रिवेन्यू मेजरमेंट होता कैसा था, ठीक है। तो इससे पहले दो व्यवस्था लाया गया है। हमने कल नहीं बताया था इसके बारे में, वॉरेन हेस्टिंग के समय बारे में। आज उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने इससे पहले दो प्रकार की व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कर चुका था, ठीक है। एक क्या रहता है, तो एक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, यहाँ पे पहले बैकग्राउंड लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिख लेते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ लैंड रिफॉर्म, ठीक है ना। बैकग्राउंड ऑफ लैंड रिफॉर्म क्या है, तो यहाँ पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग वो इंट्रोड्यूस करता है। क्या इंट्रोड्यूस करता है? जो पहला इंट्रोड्यूस करता है वो है 5 ईयर्स सेटलमेंट, ठीक है। और जो दूसरा इंट्रोड्यूस करता है वो है 1 ईयर सेटलमेंट। देखिए, जमींदार और जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिशर्स नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि उससे पहले से ये चलते आ रहा है। ये मुगल के टाइम से दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल पीरियड हो गया, उसी समय से ये चलते आ रहा है कि जो मुगल थे वे भी जो है सो जमींदार को कुछ जो है सो अपने जो उनको सपोर्ट करे इसलिए वो रखते थे, ठीक है। उस समय से ही चला आ रहा है। तो यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था कोई नई चीज़ नहीं है। कोई यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जमींदारी व्यवस्था, ये कोई नई चीज़ है। हाँ, थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म का से थोड़ा सा कुछ बदलाव के साथ आता है, उसे ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ वॉरेन हेस्टिंग क्या कर रहा है, तो दो प्रकार की व्यवस्था लेके आता है वो, 5 ईयर सेटलमेंट और 1 ईयर सेटलमेंट। क्या है 5 ईयर सेटलमेंट? 5 साल के लिए वो फिक्स कर देता है। क्या कहता है कि जमींदार को वो बीडिंग करने के लिए कहता है, ठीक है, ऑक्शन करने के लिए। ऑक्शन होती है नीलामी, ठीक है ना। नीलामी हो जमीन की, किसका है? जमीन का जो हाईएस्ट बीड करता है, जो जमींदार हाईएस्ट बोली लगाता है, ठीक है, उसे वो जमीन दे दी जाती है। जमीन दे दी जाती है कितने वर्ष के लिए? तो 5 साल के लिए, ठीक है ना। 5 साल के लिए वो दे दी जाती है वो जमीन जमींदार को। यही हो गया 5 ईयर सेटलमेंट। हालांकि इसमें बहुत कमियां थी, ठीक है। उसके बाद इसी सब को देखते हुए एक 1 ईयर सेटलमेंट भी लाया जाता है। सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 5 ईयर सेटलमेंट और सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि 5 ईयर सेटलमेंट हो या फिर 1 ईयर सेटलमेंट कौन गवर्नर जनरल लेके आता है? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हम क्या देखें, हम यहाँ देख लिए 5 ईयर सेटलमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स जो हैं सो वो नहीं, एक्चुअल में ज़मीन को जाके उसे मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। वो जमींदार को ही कहते हैं कि आप आइए नीलामी करिए उसके बाद। लेकिन यहाँ पे ये कहता है, ये क्या कहता है, ये सिस्टम ही कहता है कि नहीं, हम ये व्यवस्था को अब खत्म कर रहे हैं, ये ऑक्शन की व्यवस्था को हम अब कैंसिल आउट कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और लैंड को हम मेजर करेंगे, ठीक है। उसके नाप के देखेंगे कि वो कितना है। उसके बाद हम एक अमाउंट फिक्स करेंगे और वो अमाउंट फिक्स होगा, इतना अमाउंट आपको रखना है और इतना अमाउंट देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, तो वो
जो ऑनरशिप है, जो ज़मीन का मालिकाना हक है, वो किसे दे देता है, तो वो ज़मींदार को दे देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हेरिडिटरी राइट्स भी होती हैं। हेरिडिटरी राइट्स मतलब क्या, कि उसका बेटा खुद ब खुद वो ज़मीन का मालिकाना हक हो जाएगा, यही हेरिडिटरी राइट्स है। मतलब वंशानुगत हम कह सकते हैं अधिकार, ठीक है ना, कि बाप के बाद बेटा को वो अधिकार मिलेगा, दैट इज़ द हेरिडिटरी राइट। तो हम ये देख लिए, क्या देख लिए आपको कि थोड़ा सा बदलाव क्या करता है, तो कहता है कि वो एक्चुअल में यहाँ पे मेजर करता है लैंड को, उसके बाद फिक्स कर दिया जाता है। और वो अमाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट क्या है, तो ये अमाउंट जो फिक्स करता है, ये अमाउंट फिक्स करता है अगर मान के चलिए 100%, ठीक है, तो इसमें से 11%, 11% और बचा कितना रेस्ट 89%। 11% किसके पास जाएगा, तो 11% जाएगा जमींदार के पास, ठीक है। बचा कितना 89%। 89% किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम कहते हैं कि अगर 1000 रुपया का रिवेन्यू कलेक्शन होता है, कितना का होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा के फिर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेंदी नहीं करना है, ईजी, बहुत ईजी है। क्या ईजी है कि मान के चलिए कि अगर 1000 रुपया का कलेक्शन होता है, ठीक है, 1000 रुपया का कलेक्शन टोटल हो, तो इसमें से यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं कि 1000 रुपया का ये टोटल कलेक्शन हो, ठीक है। तो इसमें से क्या करेगा वो 11% कितना हो गया 110 रुपये, बचा कितना 89% यानी कि 890 रुपये। 890 रुपये किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। 110 रुपये किसके पास, जमींदार के पास, ठीक है, ये उसको देना है। और क्या करता था कि एक डेट फिक्स कर दिया जाता था, एक शाम तक, किसी तारीख को उस शाम तक फिक्स कर दिया जाता था कि अच्छा इतने तारीख तक, इतने टाइम तक आप जो है शाम होते होते आपको वो दे देना है, रेवेन्यू जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा देना। अगर आप नहीं पहुंचाते, इन केस अगर आप नहीं पहुंचाते हैं, तो वो आपका जो क्या है, वो आपका जो मालिकाना हक है, वो जो ऑनरशिप है, वो छीन लिया जाएगा और वो दूसरे को दे दिया जाएगा। तो यही देख रहे हैं कि यहाँ जो हम सनसेट लॉ लिखे हैं, क्यों इसको सनसेट लॉ कहा गया, तो क्यों कहा गया सनसेट लॉ, क्योंकि एक टाइम फिक्स कर दिया जाता था, उस सनसेट के बाद उसे अगर नहीं होता है तो उसका ऑनरशिप, मालिकाना हक लेके और उसे दे दिया जाता था। यही ऑनरशिप परमानेंट सेटलमेंट देख लिए, क्यों, क्योंकि परमानेंट कर दिया, रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया, इसीलिए परमानेंट। जमींदारी व्यवस्था क्यों, क्योंकि जमींदार को लाया जाता है। अब एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म क्या है, अब इसको समझ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे फार्मर्स है, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कोई फार्मर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी फार्मर्स हैं, ठीक है, ये फार्मर है, ये यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन होता है, ये किसको देगा, ये जमींदार को देगा, ठीक है। और जमींदार को क्या करना है, तो जमींदार को जो देना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। किसको देना है, ईस्ट इंडिया का। जमींदार के पास क्या है, तो इसके पास मालिकाना हक है, ठीक है ना। क्या है इसके पास, मालिकाना हक है, किस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, जमींदार के पास। यहाँ हम ले लेते हैं कि जमींदार ये है ए, जमींदार ए है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इसको कितना देना है 11%, बाद बाकी इसको कितना देना है, सॉरी 89%, 89% देना है और 11% इसके खुद रखना है। तो ये क्या करता है कि ये फिर एक दूसरा जमींदार, ठीक है ना, ये एक दूसरा को अपॉइंट कर लेता है, मान के चलते हैं हम कहते हैं जमींदार बी, ये भी क्या करेगा, कुछ पोर्शन जो है सो वो उसको दे देगा और फिर रख लेगा खुद के पास, ठीक है। और ये डायरेक्ट अपने खुद व खुद यहाँ पे नहीं काम करता, इसको लगा देता है। फिर ये भी क्या करेगा कि ये भी जो जितना इसको दे रहा है उसमें से कुछ % खुद को रख लेगा और एक दूसरा को ले आएगा, जमींदार सी, ठीक है। और इसी तरह ये कंटिन्यू होते जाता है। तो यही जो व्यवस्था है, ठीक है ना, इसमें एक्चुअली मालिकाना हक सब खुद ब खुद है। लैंडलॉर्डिज्म जो है तो यहाँ किसको हम कहेंगे, तो इसीलिए एब्सेंट है इसमें, ठीक है। कोई यहाँ पे जमींदार ये है, ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, ठीक है। इसीलिए इसको और क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। समझ में आ गया। अब हमको लगता है कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कब लाया जाता है 1793 में, ये भी हम देख लिए। जमींदारी व्यवस्था क्या है, अब कहाँ लाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो प्लेस है जमींदारी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट का, ठीक है, और कितने भाग में, कितने % भाग में, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं कि जो लाया जाता है प्लेस इंपॉर्टेंट है। क्या है प्लेस इंपॉर्टेंट, तो वो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। और जो एरिया है कितना है, तो वो
19%, 19% मिलाया, कितना परसेंट मिलाया जाता है? 19% में। फिर आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो वो 51% जो भारत, क्या 51% मतलब क्या, भारत के 19% में जो है वो, और 19% में लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है? ये व्यवस्था लगाया जाता है, जमींदारी व्यवस्था। परमानेंट सेटलमेंट कितने भाग में? 19% भूभाग में, एरिया में। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसका मेन रहता है। उसका रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम बताएंगे 51%, महलवाड़ी में 30%, तो वो आगे का बात है। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यही परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था कहता है। ठीक है, ओवरऑल हमारा यही हो गया कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, ये कहता है। उसके बाद एक और क्या बताए, तो हमने क्या बताया कि आर्ट एंड कल्चर में क्या विकास करता है, तो ये 1791 में क्या होता है, एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। क्या चीज़ की स्थापना होती है? संस्कृत कॉलेज की। कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ होती है? वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करता कौन है? तो जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन करता है कहाँ? वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा कि जो दरोगा का पोस्ट है, दरोगा का पहले क्या था? पुलिसिंग पहले किसके पास था? जमींदार के पास था। याद रखिएगा कि पहले पुलिसिंग व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था किसके पास था? जमींदार के पास था। लेकिन यही कौन है? कॉर्नवालिस है, जो इसमें व्यवस्था में चेंज करता है। दरोगा का पद का सृजन होता है, उसके बाद एसपी, जिसे हम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, इसका पद का सृजन होता है। किसके टाइम में होता है? कॉर्नवालिस। कौन करता है? कॉर्नवालिस कहता है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इससे हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आज का जो क्लास रहा है वो मेनली कॉर्नवालिस के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आएगा, आप इतना कंफर्म रहिए कि क्वेश्चन यही में से आएगा। इससे बाहर से क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड में से अगर कुछ पूछता है तो यही में से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हमें क्या, तो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा, तो इसलिए आज का हमारा लेक्चर इसी के पे था। ठीक है, कल हम फिर इससे आगे का हम देखेंगे। ठीक है, कुछ हम कल के एक्ट के बारे में भी देखेंगे। जैसे 1793 में फिर एक एक्ट लाया जाता है, उसके आगे फिर हम 1813 का एक्ट, 1800 अधिनियम। एक्ट मतलब क्या? कानून। कुछ टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। एक्ट मतलब क्या? एक्ट मतलब कानून। ठीक है, फिर 1813 में लाया जाता है, 1835 का है। ठीक है, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। 1857 के बाद फिर क्या होता है, तो वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लाया जाता है। ये सब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आज का हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको हम मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, कि आने वाले जो 2023 का जो सिविल सर्विस एग्जाम है, ठीक है, मेनली हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, कि 2023 के यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम में आप इतना डाउट नहीं रखिएगा। आप इतना कंफर्म होकर रहिए कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो, चाहे वो हिस्ट्री के सेगमेंट से आए या फिर वो ज्योग्राफी के सेगमेंट से आए, और लेटर ऑन फिर अगर ये दोनों सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम पॉलिटी के सिलेबस को, वो मैक्सिमम जो हम कवरेज कराएंगे वो यहीं से आएगा। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि कंफर्म होकर हम नहीं कह सकते हैं। खुद जो यूपीएससी निकाले हुए वो भी कंफर्म होकर नहीं कह सकता है कि अगले साल वही टॉपिक से फिर क्वेश्चन। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वो यहीं से कवर अप हो जाएंगे, मैक्सिमम टॉपिक यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक जितना पढ़ाते जा रहे हैं उसे, जो की है, की टू द सक्सेस, हम आपको कल ही बताए थे कि व्हाट इज द की टू द सक्सेस। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं की टू द सक्सेस। ठीक है, कि वो लेस स्टडी मोर रिवाइज। ठीक है ना, लेस स्टडी मोर रिवाइज, मोर रिवाइज, पढ़ना कम है, रिवाइज ज़्यादा करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, तो वो कोई एक जो मटेरियल है, जो किताब से, आप बार बार किताब को ना बदलें, कोई एक एनसीईआरटी की ही ले लीजिए, आप बिपिन चंद्रा की ही ले लीजिए। ठीक है, या फिर कोई आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, जो भी एक किताब है, कोई एक किताब ले लीजिए रेफरेंस बुक के तौर पे, उसी को फॉलो कीजिए। आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो मटेरियल क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, वो क्रिस्प होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कब के बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट किस चीज़ के लिए, यूपीएससी 2023, यूपीएससी IAS 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी IAS 2023 के लिए की टू द सक्सेस हमारा मैक्सिमम कवरेज यहाँ से हम करा देंगे। ठीक है, तो इसके साथ फिर हम कल इसके आगे बात करते हैं। थैंक यू।